हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे अपने घर पे। तो बच्चों, जो आज का वीडियो लेक्चर है उसमें हमें कवर करना है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी कैसी है और पाकिस्तान की ग्रोथ स्टोरी कैसी है। ठीक है, इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हम लोग जो चाइना की ग्रोथ स्टोरी है, जो उनका जो ग्रोथ की जो स्टोरी थी, पूरा इतिहास था, उसको हम लोग कवर कर चुके हैं। आज के लेक्चर में आपको जानने को मिलेगा भारत और पाकिस्तान की ग्रोथ स्टोरी। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने आज ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया कि आपके भारत, आपके प्यारे भारत देश की ग्रोथ स्टोरी कैसी है। देखो, जो 2017 में जो इंडिया की जीडीपी थी ना, वो एस्टिमेट की गई थी 2.439 ट्रिलियंस की, के अप्रॉक्स 2.5 ट्रिलियन की यूएस डॉलर की हमारी इकोनॉमी को एस्टिमेट किया गया था। आपसे कमेंट सेक्शन में आंसर जानना चाहूँगा कि 2017 में चाइना की जो ग्रोथ स्टोरी थी, ठीक है, उनकी जो इकोनॉमी एस्टिमेट की गई थी वो कितने ट्रिलियन की थी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना बच्चे। ठीक है, और 19 कहता है इन बिटवीन 1951 टू 2017 इंडियन इकोनॉमी अचीव्ड एन एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 5.9% के 1951 से लेके, आप सभी को पता है हम लोग 1947 में आज़ाद हो गए थे। ठीक है, और आज तक, आज नहीं, मैं 2017 के डेटा तक की बात कर रहा हूँ, जो हर साल वार्षिक एनुअल हमारी एवरेज एनुअल ग्रोथ थी वो 5.9% के आसपास थी। ठीक है, तो जीडीपी ग्रोथ थी इंडिया की, कहता वो एक सब्सटेंशियल राइज शो कर रहा है 1991 के बाद। 1991 में ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण हमारी इकोनॉमी में एक लगातार इंक्रीज देखा जा रहा है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में एक और क्वेश्चन है आपके लिए कि 1991 में ऐसा क्या हुआ था, 1991 में ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण हमारी इकोनॉमी अब लगातार सब्सटेंशियल इंक्रीज उसमें देखा जा रहा है। ऐसी क्या पॉलिसी हम लोगों ने अपनाई थी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर देना इसका। ठीक है, आगे कहता है कि जो नई पॉलिसीज हम लोगों ने अपनाई थी भाई, ठीक है, उससे हमारा जो एक तो जो मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है हमारा कहाँ पर, प्राइवेटाइजेशन की तरफ। गवर्नमेंट ओन चीज़ें अब कहाँ बनने लगी हैं, प्राइवेट सेक्टर की तरफ बनने लगी हैं भाई वो। ठीक है, जो कंट्रोल था वो किसके पास आ गया है, वो प्राइवेट सेक्टर के पास, मार्केट के पास आ चुका है। ठीक है, जो ट्रांसफॉर्मेशन थी, लिबरलाइजेशन है, वो ज़्यादा हो चुकी है। जो प्रोड्यूसर है वो लिबरल हो चुके हैं, अब वो मर्जी है भाई। पहले तो सरकार कहती थी आपको ये बनाना है, ऐसे बनाना है और इनके लिए बनाना है। अब लोग बिल्कुल आज़ाद हैं, क्या बनाएं, किसके लिए बनाएं, कैसे बनाएं, उनकी मर्जी, लिबरल हो चुके हैं। ठीक है, आगे कहता है ग्रेटर रिलायंस ऑन एक्सपोर्ट प्रमोशन। अब ग्रेटर रिलायंस किसके ऊपर, ज़्यादातर हमारा पहले क्या था भाई, हम पहले डिपेंड करते थे इंपोर्ट्स के ऊपर कि ज़्यादातर मैक्सिमम सामान इंपोर्ट किया जाए। अब एक्सपोर्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ठीक है, आप लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा सुना होगा आत्मनिर्भर भारत, कि हम भारत को हर चीज़ के लिए आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं कि हर वो सामान जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं उसका सब्स्टिट्यूट भारत में ही प्रोवाइड किया जाए, जिससे हम वो सामान बाहर से इंपोर्ट ना कर सकें और अपनी बहुमूल्य राशि को बचा सकें। ठीक है, कहता है, आगे कहता है एनईपी, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उनके कारण क्या हुआ, जो इंटीग्रेशन हुआ है डोमेस्टिक इकोनॉमी का किसके साथ, ग्लोबल इकोनॉमीज के साथ, वो बहुत ज़्यादा हुआ है। अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारी इकोनॉमी बाहर जा चुकी है और उन विद अदर कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ भी हमारे साथ टाई अप हो चुकी हैं। ठीक है, कहता है कारण उसके पीछे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़। कहता जो टाइम पीरियड था 1991 से लेकर 2017 के बीच में जो ग्रोथ रेट थी, हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट थी, वो अप्रॉक्स 7% पर एनम के हिसाब से, 7% वार्षिक के हिसाब से बच्चे इंक्रीज की गई है। 1991 से लेके 2017 तक का डेटा है। ठीक है, आगे कहता है 1914 की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अराउंड 1914 के जो ग्रोथ, जो जीडीपी ग्रोथ थी, सिग्निफिकेंट हिट हॉप्स फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैव डिपेंडेंट। कहता है सोशल अनरेस्ट हैज टेंडेड टू बिकम एन एमर्जिंग चैलेंज, कि 1914 में क्या हुआ, हमारे यहाँ पर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी वो बिल्कुल कम हो चुकी थी। उस टाइम पे हमारे यहाँ पर अंग्रेजों का राज हुआ करता था। जो सोशल अनरेस्ट था कि जो सामाजिक जो लोग थे वो ज़्यादा भड़कने लग गए थे किस चीज़ को लेके, जो उनको सुविधाएं नहीं मिल रही थी, उनको वो काम तो करते, उनको मिलता कुछ भी नहीं, तो उनका जो अनरेस्ट था, वो पीस था, वो ख़त्म हो चुका था। कारण उसके पीछे जो स्लो डाउन इन जीडीपी ग्रोथ, जो हमारी जीडीपी ग्रोथ थी उसके अंदर एक स्लो डाउन आना, और उसके पीछे कुछ कारण बने। कारण क्या, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। एक तो महंगाई दर बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा थे,
लो इन्वेस्टमेंट थी, जो पॉलिसीज थी जो सरकार ने बनाई थी वो अपाहिज हो चुकी थी, वो पैरालिसिस हो चुकी थी, वो काम नहीं कर रही थी। तो अब जब वो चीज़ें हो चुकी हैं बच्चे, तो वो काम कैसे करेंगी? ठीक है, उनका इस्तेमाल बंद हो चुका था। जो कहता जो स्कैम्स थे, घोटाले थे, वो फ्रीक्वेंट हो चुके थे। हर दूसरे दिन कोई नया घोटाला, हर तीसरे दिन कोई नया स्कैम होने लग गया था। ठीक है, और साथ में जो एफडीआई थी वो भी बहुत ज़्यादा कम थी हमारे देश के अंदर। उसका एक तरीके से सूखा पड़ा हुआ था हमारे देश के अंदर एफडीआई का। ठीक है, जो क्रेडिट रेटिंग थी वो इंडियन इकोनॉमी की वो बहुत थोड़ी थी। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ हमारे पास बहुत थोड़ी थी बच्चे। ठीक है, तो ये कुछ कारण बने थे जिसके कारण हमारे देश में इकोनॉमी में एक स्लो डाउन आया था। ठीक है, और इन सब चैलेंजेस से सब जो चेंजेस थे गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सपेक्ट किए थे कि टू ब्रिंग अ टर्न अराउंड इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, कि एक ग्रोथ के प्रोसेस में ये सब चेंजेस हमारे सामने आएंगे और हमें इन चेंजेस को करना पड़ेगा। ठीक है, वो आगे कहता है कि हाउएवर ग्लोबल स्लो डाउन एंड रिकरिंग ड्रॉट्स इन द फार्मिंग सेक्टर आर सीरियस थ्रेट टू द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक राइवल्स, कि जो हमारी इकोनॉमी थी उसको ग्रो करने के लिए, आप सभी को पता है हमारा देश उस टाइम पीरियड में ज़्यादातर किसके ऊपर डिपेंड करता था? खेती के ऊपर डिपेंड करता था। और हमारे देश में भाई इरिगेशन की फैसिलिटीज़, काफ़ी फार्मिंग रिलेटेड काफ़ी फैसिलिटीज़ तो हमारे देश में थी नहीं। ऊपर से जो सूखे थे वो भी बहुत ज़्यादा पड़ते। तो क्या हुआ, जो हमारा मेन सेक्टर था वहीं पर कुछ प्रोडक्शन नहीं हो पा रही थी, तो ग्रोथ कहाँ से होगी? ठीक है, तो हम अपने राइवल से आगे कैसे इंक्रीज़ करेंगे? तो हम वहाँ से इंक्रीज़ नहीं कर सकते बच्चे। तो ये कुछ एक ग्रोथ स्टोरी थी जो हमारे देश की थी। और आज की ग्रोथ स्टोरी वो आप सभी को पता ही है कि हम लोग दुनिया की एक चौथी बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं, चौथी या पांचवी इकॉनमी बन चुके हैं बच्चे। और पीपीपी के आधार पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पे हम लोग दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं। किसके बाद? अमेरिका, चाइना, और अमेरिका के बाद चाइना के बाद सीधे हम लोग तीसरे नंबर पे हम आते हैं बच्चे। ठीक है, अभी कुछ टाइम पहले हम लोगों ने जापान को पीछे छोड़ा था। ठीक है, लेकिन जापान और इंडिया एक अगर ओवरऑल की बात की जाए, ग्रोथ रेट की बात की जाए बच्चे, तो जापान से हम लोग अभी पीछे हैं। ठीक है, 5वें नंबर पे हम लोग हैं। ठीक है भाई, अब हमें पढ़ना है ग्रोथ स्टोरी ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान की ग्रोथ स्टोरी कैसी है। देखो बच्चे, मुझे पाकिस्तान की ग्रोथ स्टोरी बताने में आपको थोड़ी हंसी महसूस हो रही है कि एक वो ऐसा देश है जो हमारे साथ ही आज़ाद हुआ। ठीक है, हमारे साथ ही आज़ाद हुआ, एक दिन ही दो देश आज़ाद हुए थे। वो एक नया, खैर है तो हमारा ही देश बच्चे वो आज भी। ठीक है, तो क्या हुआ भाई, दोनों एक ही दिन आज़ाद हुए। एक देश मंगल पे पहुंच चुका है और एक देश आज भी दूसरे देश की सीमा में घुसने की कोशिश करता रहता है। ऐसा ये हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है भाई। ठीक है, उनकी ऐसी पॉलिसीज़ हैं, उन्होंने कभी अपने यहाँ पर अपने लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। उनका सिर्फ एक ही टारगेट रहता है, कैसे न कैसे करके इंडिया को परेशान किया जाए, यहाँ पर ऐसी गलत एक्टिविटीज़ की जाए। ठीक है, पर फिर भी आपको जो डॉक्यूमेंटेशन है वो मैं आपको सिखा देता हूँ कि वहाँ पर जो ग्रोथ रेट है वो कैसी थी। कहता है 2017 का डेटा, जो जीडीपी थी पाकिस्तान की वो थी मात्र 271 बिलियन यूएस की। ठीक है, पहले बिलियन आता है, उसके बाद ट्रिलियन आता है बच्चे। ठीक है, तो जो पाकिस्तान की इकॉनमी थी वो थी 271 बिलियन डॉलर्स की। ठीक है, कहता है उस 271 बिलियन डॉलर की। और जो पाकिस्तान की जो एवरेज एनुअल ग्रोथ थी, वो थी बच्चे कितनी थी? वो ग्रोथ थी उनकी 4.14% की। टाइम पीरियड कौन सा? 1960 से लेके 2017 के बीच का टाइम पीरियड था भाई। ठीक है, याद आप देख लेना, कहाँ चाइना की ग्रोथ स्टोरी, कहाँ इंडिया की ग्रोथ स्टोरी और कहाँ पाकिस्तान की 4% की ग्रोथ स्टोरी बची। ठीक है, पाकिस्तान अचीव्ड ब्रेक थ्रू इन जीडीपी, पाकिस्तान को भी एक ब्रेक थ्रू मिला बच्चे। कब? इन मिड 80s के बीच में। याद रखना, जो ब्रेक थ्रू हमें 1991 के बाद मिला था वो पाकिस्तान को ब्रेक थ्रू 1980 के बीच में मिल चुका था। ठीक है, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं किया। कहता है इट वाज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, यहाँ पर एफडीआई पर फोकस किया गया, पार्टिसिपेशन किया गया प्राइवेट सेक्टर का ग्रोथ प्रोसेस के अंदर। पर वहाँ की एक बहुत बड़ी दिक्कत बच्चे कि वहाँ पर एक डेमोक्रेसी ना के बराबर है। वहाँ पर सब कुछ मिलिट्री शासन के रूप में चलता है। जो लोग सरकार चुन के भेजते हैं उसको मिलिट्री कभी भी हटा देती है, और जो वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो वहाँ के पॉलिटिशियंस होते हैं, उनको फांसी पर लटका दिया जाता है। बहुत सारे केसेस हैं वहाँ पर। हमारे देश के जैसा नहीं है, कहने को वहाँ पर डेमोक्रेसी है पर वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चे। ठीक है, जब ये सब दिक्कतें होंगी, ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी वहाँ पर, तो पॉलिसीज़ को फॉर्मेशन में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। आगे कहता है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान
वर ऑलमोस्ट सिमिलर टू दोज इंडिया। उनकी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भारत के तरीके ही के भारत के जैसे ही थे, ठीक है, बट फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ 2008, बट 2008 की शुरुआत से पहले इकोनॉमिक आउटलुक इन पाकिस्तान टर्न टू डिसअपॉइंटिंग। उनका जो इकोनॉमिक आउटलुक था वो एक गिर चुका था, उसका लेवल बहुत काफ़ी हद तक गिर चुका था। मतलब क्या कि हम लोगों ने जो पॉलिसीज़ अपनाई थी 1991 के बाद, जो हमारी पॉलिसीज़ थी वो लगातार इंक्रीज़ कर रही थी, ठीक है। पाकिस्तान ने वो पॉलिसी कब अपना ली थी? पाकिस्तान ने वो पॉलिसी अपना चुके थे वो 1980 के मध्य में, ठीक है, 1980s के मिड में उन पॉलिसीज़ को अपना चुके थे। लेकिन 2008 आते आते, सन 2008 आते आते उनका जो इकोनॉमिक स्लो डाउन था, ठीक है, जो उनकी पॉलिसीज़ थी वो पॉलिसीज़ अब वैसा काम नहीं कर रही थी कि उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिले, उनकी ग्रोथ रेट उनकी ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो उनको ऐसी कुछ पॉलिसीज़ उनके वो काम नहीं कर रही थी। जबकि 1991 के बाद क्या हुआ, जो भारत की पॉलिसीज़ हैं, जो भारत सरकार की पॉलिसीज़ थी वो आज भी काम कर रही हैं और लगातार समय के साथ उनको फर्निश किया जा रहा है, उनको इम्प्रूव किया जा रहा है कि पॉलिसीज़ को और ज़्यादा अच्छा बनाया जाए, जिसकी हेल्प से क्या हो, हमारी ग्रोथ रेट और ज़्यादा हो, ग्रोथ रेट को और ज़्यादा अचीव करें। आगे कहता है पाकिस्तान हैज़ बीन ग्रिप्ड बाय द वॉर ऑफ द टेरर, कि पाकिस्तान के अंदर एक टेरर, एक आतंकवादी संगठन बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण क्या होता है कि उनकी ग्रोथ रेट है वहाँ पर वो मॉडर्नाइजेशन को नहीं अपना पाते कभी भी, ठीक है। उसके कारण क्या हो पाता है बच्चे कि उनकी जो ग्रोथ रेट है, जो उनका इकोनॉमिक वर्क था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी, वो सस्पेंड हो जाती हैं काफ़ी हद तक, ठीक है। वो 3-4 बार लड़ाइयों में उलझे रहते हैं, आतंकवादी फंडिंग करते रहते हैं, ठीक है भाई। वो आगे कहते हैं कि पाकिस्तान कहता है कि भाई जो उनका डोमेस्टिक बिजनेस कॉन्फिडेंस था वो काफ़ी हद तक लो हो चुका है। अब वहाँ पर इतने सारे इंसर्जेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, वहाँ पर काफ़ी सारे टेररिस्ट हैं, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे वो वहाँ पर नहीं आते। अब वो डरते हैं, उनको डर रहता है हमेशा कि अगर वो पाकिस्तान में अपनी FDI लेके जाते हैं तो वहाँ पर उनको बदले में कुछ मिलने से तो रहा, क्यों नहीं मिलेगा भाई? क्योंकि उनको तो इस चीज़ का डर है कि कल को यहाँ पर क्या हो सकता है भाई, कल को कोई भी आतंकवादी हमला हो सकता है और यहाँ पर एक नई सरकार बन जाए, कुछ और दिक्कत आ जाए हमारे लिए, ठीक है भाई। आगे वो कहता है कि अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट इन FDI हैज़ स्टार्टेड श्रिंकिंग। जो उनकी FDI थी वो लगातार श्रिंक करती जा रही है, ठीक है, वो लगातार कम होती जा रही थी बच्चे, ठीक है। आगे कहता है वो कि GDP ग्रोथ हैज़ बीन सीवियरली हिट। जो FDI उनकी लगातार कम होने लगी, उसके कारण क्या हुआ, उनका असर किसके ऊपर पड़ा, उनकी FDI के ऊपर, सॉरी उनकी GDP ग्रोथ के ऊपर। जो उनकी FDI लगातार कम होती जा रही थी उसका असर कहाँ पड़ा, उनकी GDP के ऊपर असर पड़ा। अब उनकी GDP लगातार सिकुड़ने लगी। जो पॉलिसीज़ वो हमसे पहले अपना चुके थे आज वो हमसे बहुत आगे होते बच्चे। अगर अपनी पॉलिसीज़ को कंटिन्यू रखते, अगर अपने देश में ऐसी गलत एक्टिविटीज़ को नहीं होने देते, वो भारत से बहुत आगे होते, लेकिन उन्होंने उसको कंटिन्यू नहीं किया, वो गलत रास्तों पे चल पड़े बच्चे। आगे कहता है जो करप्शन लेवल था वहाँ की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, देखो करप्शन लेवल, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वो बहुत ज़्यादा हो चुका वहाँ पे। ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मतलब राजनीतिक अस्थिरता। ये आपको मैं समझा चुका हूँ कि डेमोक्रेसी तो है लेकिन वो नाम मात्र है। डेमोक्रेसी कैसे बच्चे, कि डेमोक्रेसी तो है वहाँ पर वो क्या करते हैं, जो वहाँ की मिलिट्री है, मिलिट्री शासन लगा देते हैं कभी भी, ठीक है। वो मिलिट्री क्या कर देती है, वहाँ के पॉलिटिशियंस को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को कभी भी वो पकड़ लेते हैं और उनको जेल में डाल देते हैं, डेमोक्रेसी को सस्पेंड कर देते हैं, ठीक है। और उसके कारण क्या होता है, जो उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी वो सब रुक जाती हैं। अब वो सब मिलिट्री शासन के अंडर में काम करती हैं। बहुत पाकिस्तान में आज़ादी के बाद 1947 के बाद पाकिस्तान में ये कम से कम 5 से 6 बार ये काम हो चुका है कि वहाँ पर कू हो चुका है। कू का मतलब क्या होता है बच्चे, कू का मतलब होता है बच्चे तख्ता पलट। देखो सरकार, लोग क्या करते हैं, एक चुनी हुई सरकार भेजते हैं, ठीक है, लोग सेंटर के अंदर एक चुनी हुई सरकार भेजते हैं, पर उसके बाद क्या होता है भाई, जो मिलिट्री है वो उस सरकार को हटा देती है वहाँ से और वहाँ पर तख्ता पलट कर देती है। जो उनका एक आपको बता देता हूँ मैं, एक जो परवेज़ मुशर्रफ थे जिनके ऊपर आरोप लगे थे 1999 का जो वॉर हुआ था, करगिल वॉर, वो उनकी वजह से हुआ था, ठीक है। तो पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी वो पूर्ण रूप से उस तरीके से काम नहीं कर पाती। जो पॉलिसीज़ थी, जैसे भारत देश के अंदर है, फॉर्मेशन लगातार हो रही है समय के साथ। 1991 में काम हुआ, उसके बाद पॉलिसीज़ को अपनाया गया, उनके बाद उसको आगे चलाया गया, ठीक है। 2020 आ चुका है, उसके बाद लगातार क्या हो रहा है बच्चे, लगातार ऐसे काम हो रहे हैं कि पॉलिसीज़ को और ज़्यादा अच्छा बनाया जाए।
पॉलिसीज़ को और ज़्यादा अच्छा बनाया जाए, लेकिन पाकिस्तान अपनी उस कॉन्टिन्यूटी को वो वहाँ से छोड़ चुका है और उससे पीछे हट चुका है वो। ठीक है, तो ये ग्रोथ स्टोरी थी किसकी? पाकिस्तान की ग्रोथ स्टोरी थी। हम लोग तीनों की ग्रोथ स्टोरी पढ़ चुके हैं, इंडिया की, चाइना की, पाकिस्तान की, तीनों कंट्रीज़ की हम ग्रोथ स्टोरी पढ़ चुके हैं। अब हमें एक कंक्लूसिव पॉइंट पर पहुंचना है, कंक्लूजन पर पहुंचना है। वो कंक्लूजन क्या है? हमें एक निष्कर्ष पर पहुंचना है। निष्कर्ष कैसा बच्चे? कि जो ग्रोथ स्टोरी है इन सबको अचीव करने के बाद, आपसे थोड़ा डेटा और है वो भी बात कर लेता हूं। कहता है एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट जीडीपी हैज स्लम्प्ड टू 3.7%। जो पाकिस्तान की जो एनुअल ग्रोथ रेट थी वो 4 पॉइंट से कम होते होते वो 3.7% के आसपास आ चुकी है। टाइम पीरियड कौन सा? 2008 से 2016 के बीच का टाइम पीरियड है, और 17 के आसपास का। इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान ग्रू एट द रेट ऑफ 5.3%। अगर कुछ 2000 कुछ करंट डेटा की बात की जाए, उनकी ग्रोथ रेट मात्र 5.3% है। ठीक है, कहता है ऑइंग टू स्लो जीडीपी ग्रोथ एंड कॉन्सिक्वेंटली द लो लेवल ऑफ इनकम। एक तो जब स्लो ग्रोथ रेट होगी उनकी तो जीडीपी का लेवल भी लो होगा, उनकी इनकम लेवल भी लो होगा बच्चे। तो लगातार उनकी इनकम जो लो इनकम है वो लो ग्रोथ को लेकर आती है। तो मतलब क्या बच्चे कि पाकिस्तान की ग्रोथ रेट अपने रास्ते से भटक चुकी है। तो ये तीनों कंट्रीज़ का कंपैरिजन था। अब हमें एक निष्कर्ष पर पहुंचना है इन तीनों ग्रोथ स्टोरीज को सुनने के बाद। वो ग्रोथ स्टोरी कौन सी थी? इंडिया की, चाइना की और पाकिस्तान की। ठीक है, कंक्लूजन पर हम लोग क्या पहुंचते हैं कि चाइना हैज़ आउटपेस्ड बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान विद रिगार्ड टू जीडीपी ग्रोथ। कि चाइना ने भारत और पाकिस्तान से ज़्यादा ग्रोथ रेट अचीव की है। कारण क्या? उसकी पॉलिसीज़, जो पॉलिसीज़ उसने अपनाई थी। भारत और पाकिस्तान और चाइना तीनों एक साथ उन्होंने काम करना स्टार्ट किया था 1947 में। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान 1950 में चाइना ने, और चाइना आज हमसे कहीं आगे पहुंच चुका है वो। ठीक है, आगे इंडिया हैज़ परफॉर्म्ड बेटर देन पाकिस्तान। चाइना ने दोनों देशों से अच्छा परफॉर्म किया है, इंडिया ने पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। बट कंपेयर्ड विद चाइना इंडिया इज़ वे बिहाइंड। अगर चाइना से कंपेयर किया जाए तो हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। कहता आगे द रिलेटिव सक्सेस ऑफ चाइना इज क्रेडिट टू पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। के जो सक्सेस है इसके पीछे वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। कि भाई वहाँ पर देखो स्टेबिलिटी है। 1951-50 से लेके आज तक वहाँ पर एक ही पार्टी शासन कर रही है। तो जो पार्टी का जो मूल विचारधारा है वो सेम है। ठीक है, तो ये कुछ कंक्लूजन था इंडिया, पाकिस्तान और चाइना का। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। चैप्टर अभी और रहता है बच्चे। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो या डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव ए ग्रेट डे।